हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में सहसंबंध क्या है, सहसंबंध के अर्थ, परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकार को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सहसंबंध अंग्रेजी के शब्द को रिलेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो को और रिलेशन इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ पारस्परिक संबंध होता है। दो चरों या वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंध को सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध के द्वारा दो वेरिएबल्स, घटनाओं और वस्तुओं के बीच पाए जाने वाले संबंध की जानकारी मिलती है। अर्थात दो वस्तुओं या दो समूहों या दो चरों या दो घटनाओं के आपसी संबंध को सहसंबंध कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सहसंबंध को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चल राशियों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। लेथरप के अनुसार सहसंबंध दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। सहसंबंध दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, गुणात्मक सहसंबंध, सेकंड, संख्यात्मक सहसंबंध। अब हम लोग बारी बारी से दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गुणात्मक सहसंबंध को देख लेते हैं। जब दो चरों या वस्तुओं या समूहों या घटनाओं के गुणों को ध्यान में रखकर सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, तो उसे गुणात्मक सहसंबंध कहते हैं। गुणात्मक सहसंबंध भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, रेखीय सहसंबंध, जिसे इंग्लिश में लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। सेकंड, अरेखीय सहसंबंध, जिसे इंग्लिश में नॉन लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। अब हम लोग रेखीय सहसंबंध को देख लेते हैं। जब दो चरों में परिवर्तन समान अनुपात में होता है, तो उसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं। इसमें दोनों चरों में परिवर्तन समान अनुपात में होता है। एक चर में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, ठीक उसी अनुपात में दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है। रेखीय सहसंबंध का ग्राफ एक सरल सीधी रेखा के रूप में बनता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, जब दो चरों के प्राप्तांकों का ग्राफ एक सरल सीधी रेखा के रूप में बने, तो उसे रेखात्मक या रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। अब हम लोग गुणात्मक सहसंबंध के दूसरा प्रकार अरेखीय सहसंबंध की ओर चलते हैं। अरेखीय सहसंबंध को वक्रात्मक सहसंबंध भी कहा जाता है। जब दो चरों में परिवर्तन समान अनुपात में नहीं होता है, तो उसे अरेखीय सहसंबंध या वक्रात्मक सहसंबंध कहते हैं। अर्थात दोनों चरों में परिवर्तन का अनुपात समान नहीं होता। इसमें दोनों चर समान अनुपात में परिवर्तित नहीं होता। एक चर जिस अनुपात में परिवर्तित होता है, उस अनुपात में दूसरा चर में परिवर्तन नहीं होता। अरेखीय या वक्रात्मक सहसंबंध में एक सीमा तक दोनों चरों में धनात्मक सहसंबंध होता है और उसके बाद ऋणात्मक सहसंबंध हो जाता है। इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। आयु बढ़ने के साथ कार्य करने की गति एक निश्चित आयु तक बढ़ती जाती है, लेकिन इसके बाद आयु तो बढ़ती जाती है, परंतु कार्य करने की गति कम होने लगती है। इसलिए दोनों चर जहाँ तक बढ़ते हैं, वहाँ तक धनात्मक सहसंबंध होता है, और जिस विशेष सीमा के बाद आयु के बढ़ने के साथ कार्य करने की गति कम होने लगती है, वहाँ से ऋणात्मक सहसंबंध हो जाता है। इसलिए ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर इसकी रेखाएं सीधी न होकर वक्र के रूप में होती है, इसलिए इसे वक्रात्मक सहसंबंध कहते हैं। अब हम लोग सहसंबंध के दूसरा प्रकार संख्यात्मक सहसंबंध की ओर चलते हैं। जब दो चरों के संबंध को संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे संख्यात्मक सहसंबंध कहा जाता है। संख्यात्मक सहसंबंध तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट, धनात्मक सहसंबंध, जिसे पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहा जाता है। सेकंड, ऋणात्मक सहसंबंध, जिसे निगेटिव कोरिलेशन भी कहा जाता है।
और थर्ड शून्य सहसंबंध, जिसे जीरो कोरिलेशन कहा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन की ओर चलते हैं। जब दो चरों के मान में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। धनात्मक सहसंबंध में एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में भी वृद्धि होता है, अथवा एक चर के मान में कमी होने से दूसरे चर के मान में भी कमी होता है। अब हम लोग संख्यात्मक सहसंबंध के दूसरा प्रकार ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन की ओर चलते हैं। जब दो चरों के मान में परिवर्तन एक ही दिशा में न होकर विपरीत दिशा में होता है तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। ऋणात्मक सहसंबंध में एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर के मान में कमी होने लगता है, अथवा एक चर का मान घटने पर दूसरे चर का मान बढ़ने लगता है। अब हम लोग संख्यात्मक सहसंबंध का तीसरा प्रकार शून्य सहसंबंध जीरो कोरिलेशन की ओर चलते हैं। जब एक चर के मान में परिवर्तन होने पर दूसरे चर के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता या दूसरे चर के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो दोनों चरों के बीच के संबंध को शून्य सहसंबंध कहते हैं। अर्थात एक चर के मान में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे चर पर कोई प्रभाव न पड़े तो इस प्रकार के संबंध को शून्य सहसंबंध कहा जाता है। जैसे शरीर की लंबाई का शैक्षिक उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात लंबाई के बढ़ने या घटने से शैक्षिक उपलब्धि न बढ़ती है और न घटती है। ऐसी स्थिति में दोनों गुणों के मध्य शून्य सहसंबंध होता है। अब हम लोग सहसंबंध की उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व को देख लेते हैं। इसकी पहली उपयोगिता है क्रियात्मक अनुसंधान में सहसंबंध का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है सहसंबंध की सहायता से छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है दो विषयों के सहसंबंध की सहायता से किसी छात्र की एक विषय की योग्यता के आधार पर उसकी दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवहारों के अध्ययन एवं विश्लेषण में सहसंबंध से सहायता मिलती है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।